ध्यान देंगे सभी प्यारे भाई बहन, आपके स्क्रीन में ये अगला प्रश्न पत्र और इसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुएं के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है। चार विकल्प दिए गए हैं, कौन सा प्रभाव है? टिंडल प्रभाव है, गोली प्रभाव है, रमन प्रभाव या फिर सीबेक प्रभाव। आप सभी लोगों ने टिंडल प्रभाव पढ़ा होगा। हवा की धूल यानी धूल धुएं के कारण प्रकाश के फैलाव की जो घटना है इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। उम्मीद है सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है। जिनको जीके में अच्छे नंबर लाने हैं, तैयारी कम है या पढ़ा है सिलेबस के आधार पर उतनी विशेष तैयारी नहीं हो पाई है, तो ज़रूर से ज़रूर इस सीबीटी टेस्ट को ज्वाइन करें। उम्मीद है आप अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, सेकंड नंबर आपके स्क्रीन पर। सभी प्यारे भाई बहन आंसर देंगे, सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पूछा गया है। सभी प्यारे भाई बहन फटाफट से आंसर करेंगे। सेकंड नंबर पे राइट आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अनुमानित समिति, यानी चालू अर्थव्यवस्था समिति। आपसे पूछा गया है कि किस समिति को कहा जाता है, तो ये अनुमानित समिति को कहा जाता है। ठीक है, अनुमानित समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति इसलिए कहा जाता है क्योंकि चालू अर्थव्यवस्था समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन के व्यय यानी जो खर्चे होते हैं, धन के व्ययों के अनुमान की जांच पड़ताल करती है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, तीसरा नंबर है। सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे फटाफट से। सबके आंसर आने चाहिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सभी प्यारे भाई बहन ध्यान देंगे, बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? चार विकल्प आपके स्क्रीन पर है, यानी बैडमिंटन खेल से संबंधित तीसरे नंबर पर राइट आंसर हो जाएगा ड्रॉप। अब ये ड्रॉप की बात आती है तो ड्रॉप शब्द जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, ड्रॉप शॉट में गेंद को अपेक्षाकृत धीरे मारा जाता है जिससे गेंद नेट के ठीक ऊपर और उसी के करीब गिरे। ठीक है, तीसरा नंबर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, गोगली तो आप सभी जानते हैं क्रिकेट से संबंधित है। और यहीं पर दिया गया है डॉल्फिन किक। डॉल्फिन किक की बात जब आती है तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? डॉल्फिन किक या तो फुटबॉल या तैराकी, तो तैराकी से संबंधित हो जाएगा ये। और यहाँ पर दिया गया है नेल्सन, तो नेल्सन अगर पूछ लिया जाए तो नेल्सन शब्द कुश्ती खेल से संबंधित है। राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? चार विकल्प हैं, अध्यक्ष है, राज्यपाल है, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। चार विकल्पों में से करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? देखिए, राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? चार विकल्प आपके स्क्रीन पे, फटाफट से सबको आंसर करना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अध्यक्ष। दोस्तों, राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को अध्यक्ष की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। ठीक है, तो अध्यक्ष की सिफारिश पर हटाया जाता है या हटाया जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, पांचवा नंबर है। यहाँ पर आपसे पूछा गया, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने बेसर शैली की वास्तुकला को परिचय दिया? चार विकल्प आपके स्क्रीन पे हैं। पांचवें नंबर पे राइट आंसर क्या होगा? राजवंशों में से किसने बेसर शैली की वास्तुकला का परिचय दिया? तो चालुक्यों ने दिया था। चालुक्य, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य राजवंशों ने बेसर शैली की वास्तुकला का परिचय दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ में चलेंगे। फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे। थोड़ा स्पीड में बढ़ाऊंगा क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपके ज़्यादा है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट
कर पाएँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कराऊँ और आपको पढ़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में मिलें। छठे नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपसे ये पूछ रहा है कि परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या की कुल संख्या होती है। तो परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या प्रोटॉन की कुल संख्या होती है। ठीक है, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या प्रोटॉन की कुल संख्या होती है। राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन में आएंगे। सातवां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पूछ रहा है कि जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे कहा जा सकता है उपजाऊ, ध्यान देंगे, भंगुर, वृद्धि, समानांतर। निम्न में से राइट आंसर आपका क्या है? सातवें नंबर पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए, जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे क्या कहते हैं? इन चार में से आप लोग आंसर दीजिए, कोशिश करिए। गलती यहाँ पर होगी, यहीं होगी, पेपर में तो नहीं होगी। तो गलतियाँ करेंगे तो सीखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि। वृद्धि कहा जा सकता है, ठीक है, जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे वृद्धि कहा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, आठवां नंबर आपके स्क्रीन पर है। न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार, वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान देना, इसने सारी बात कह दी। न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम जोड़ दिए, दूसरे नियम की बात करता, लेकिन यहाँ पर इसने दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल खाली जगह और खाली जगह का गुणनफल होता है। आठवें नंबर पे राइट आंसर यहाँ पर क्या करोगे? देखिए, बल जो है वो द्रव्यमान और त्वरण, यानी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, बल बराबर द्रव्यमान यानी m इंटू ए। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पे 9वां नंबर है। आपसे कह रहा है कि अनाज जमा मुख्य रूप से खाली जगह में लगाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आरपीएफ में पूछे गए हैं, ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा में पूछे गए हैं और इसी प्रकार से आपको इस परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। 9वें नंबर पर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा केसर। देखिए, अनाज जमा मुख्य रूप से केसर में लगाए जाते हैं। अनाज जमा मुख्य रूप से केसर में लगाए जाते हैं, क्योंकि केसर एक सुगंध देने वाला पौधा होता है और केसर फूल के वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पे 10वां नंबर है। भारत के किस राज्य में जवादी और शेवराय पहाड़ियाँ स्थित हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। 2019 में हुई परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है ये, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2019 में। 10वें नंबर पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तमिलनाडु में ये पहाड़ियाँ स्थित हैं जिनका नाम है जवादी और शेवराय। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अपना आंसर मैच करेंगे, सभी लोग आंसर देंगे। 11वें नंबर पर ध्वनि की गुणवत्ता इसके खाली जगह द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्वनि की गुणवत्ता, लहर की लंबाई, वेव अवधि, फ्रीक्वेंसी लिखा है ये, ठीक है, और आयाम। तो गुणवत्ता कैसे निर्धारित की जाती है? 11वें नंबर पे फटाफट से आंसर करेंगे, अपना आंसर मैच करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि पाल साम्राज्य, क्या दिया है? पाल लिखा है, ठीक है ना, क्या लिखा है? पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? 12वें नंबर पे राइट आंसर क्या कर लेंगे? गोपाल, ऑप्शन नंबर डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ट्रॉफी के संबंध में एमवीपी शब्द का पूरा नाम क्या है? चलिए आंसर करेंगे। 13वां नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है ट्रॉफी के संबंध में एमवीपी का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिया गया होगा, लेकिन जब आप हिंदी चूज़ कर लेते हैं तो हिंदी में इस प्रकार से क्वेश्चन लिख के आएगा। जब आप अंग्रेजी चूज़ करेंगे तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिए गए ये पूरे अंग्रेजी में होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में ज़्यादा
ध्यान देना चाहिए करने में, क्योंकि सही आंसर पकड़ लोगे आप। M फॉर होता है आपका मोस्ट, V फॉर वॉल्यूएबल, और P फॉर होता है प्लेयर। इन ट्रॉफी की जब बात करता है तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हो जाएगा, यानी सबसे मूल्यवान खिलाड़ी, सबसे मूल्यवान खिलाड़ी, या कह सकते हैं कि अधिक मूल्यवान खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 14 नंबर आपके स्क्रीन पर है। आपसे कह रहा है मिलिंद पन्नो पाठ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से है, ईसाई धर्म से है, जैन धर्म से है, यहूदी धर्म से है? निम्न में से आपका राइट आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद है आप सभी लोग इसका सही आंसर दे पाएंगे। 14 राइट आंसर क्या करेंगे? मिलिंद पन्नो किससे संबंधित है? बिल्कुल राइट आंसर बौद्ध धर्म से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपका हर परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, सिलेबस के अनुसार यहाँ पर आपको तैयारी करवाई जा रही है, कम पढ़ कर के भी आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले? अभी जो आपकी परीक्षाएं हुई हैं, आरपीएफ से पहले आरपीएफ एसआई हो गई, टेक्नीशियन की परीक्षा हुई, लोको पायलट की परीक्षा हुई, असिस्टेंट लोको पायलट की, इन सभी में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन वो मैं आपको प्रैक्टिस सेट के साथ में ही कराऊंगा। सीबीटी जो आपको मैं इस पर टेस्ट करवा रहा हूँ इसी के साथ में ही कराऊंगा। तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, प्लस आपके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं ये भी होंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको वो भी क्वेश्चन कराऊंगा जो अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुए हैं, अभी जो रिसेंट में आपके एग्ज़ाम हुए उन क्वेश्चंस को भी मैं कराऊंगा। लेकिन ये अभी आपका यहाँ पर जीके लेकर के मैं चल रहा हूँ, तो जीके में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। चलिए, राइट आंसर हो गया, इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा को। वास्को डिगामा को भारत के नए समुद्र मिले थे। और वास्को डिगामा, ये पुर्तगाली वास्को डिगामा समुद्री रास्ते से भारत तक पहुँचे थे, और ये प्रथम यूरोपियन नाविक था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पे 16 नंबर है। इसमें है हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को कहा जाता है, यानी हैंडबॉल जहाँ पर खेली जाती है उसको क्या कहते हैं, क्या नाम देते हैं? आप सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे। कोर्ट, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, कोर्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है पशुपति किस काल से संबंधित है या किस काल में मनाया जाता है? पशुपति किस काल से मनाया जाता है? मौर्य, गुप्त, वैदिक काल, हड़प्पा संस्कृति? राइट आंसर क्या करेंगे? देखिए, आपने हड़प्पा संस्कृति में ये पढ़ा होगा कि पशुपति हड़प्पा संस्कृति काल से मनाया जाता है। ठीक है था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी एक हवादार बीमारी है? 18 नंबर पे राइट आंसर आपका क्या होगा? 18 नंबर पे राइट आंसर हो जाता है शासन। अब शासन कैसे? चलिए, हाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सी एक हवादार बीमारी है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे शासन करेंगे। शासन एक हवादार बीमारी है। ठीक है, अब कैसे भाई? ध्यान देना, क्योंकि ये एक बीमारी है, और ये हवादार बीमारी इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि ये हवा से ही फैलती है, इसलिए इसको हवादार बीमारी कहते हैं। जैसे हेपेटाइटिस ए दिया गया, तो ये विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, जिससे यकृत प्रभावित होता है। ठीक है, अब यहाँ पर पटकी ये दिया गया है, पटकी, और टाइफाइड रोग दिया है। तो टाइफाइड ये जीवाणुओं के द्वारा फैलने वाला रोग है। पटकी यानी पीलापन होता है त्वचा में। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 19 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा निम्नलिखित में से कौन तारा आपके सबसे करीब है? चलो, उम्मीद है आप सभी लोग इसका सही आंसर दे पाएंगे। 19वां नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन तारा आपके सबसे करीब है? 19वें नंबर पे राइट आंसर क्या होगा? सेंचुरी आपने पढ़ा होगा, हालांकि यहाँ पर
प्रॉक्सिमा लिखा है तो पूरा नाम उसका है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, हमसे या हमारे सबसे करीब तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, पृथ्वी के सौरमंडल का सबसे नज़दीकी तारा। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे कह रहा है सार्वजनिक संपत्ति के अति प्रयोग को कहा जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 नंबर पे राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी। अपना सही आंसर मैच करेंगे, सार्वजनिक स्रोत की त्रासदी। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 21 नंबर। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है? 21 पे आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है? ये होता है लोकसभा उपाध्यक्ष। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 22 नंबर है। आपसे यहाँ पर कह रहा है पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मैं करंट अफेयर भी कराऊंगा तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। लेकिन जो अभी करा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा जो आपने तैयारी की है वो सही है या नहीं है। ठीक है, उम्मीद है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपने लगा लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको लगाने ही चाहिए हर हालत में, और लास्ट टाइम पे आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करके जाइए। 22 नंबर पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मरियप्पन थंगावेली। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 23 नंबर है। सभी प्यारे भाई बहन सेशन को लाइक ज़रूर कर दें, लाइक ज़रूर किया करें, जिससे आपको समय से क्लास भी मिल पाए। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबा लें, घंटी दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे आपको सभी क्लासों के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए यहाँ पर है 23 नंबर पर कह रहा विभाजन में जनक कोशिकाओं की तैयारी के लिए विभाजन में जनक कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को में विभाजित किया जाता है। तो एक असमान, दो समान, दो असमान या समान, तो 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि विभाजन में जनक कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को 2 समान में विभाजित किया जाता है। 2 समान में विभाजित किया जाता है। कोशिका विभाजन से पहले डीएनए का द्विगुणज और फिर केंद्रक तथा कोशिका द्रव का विभाजन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 24 नंबर। इसमें है नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? चलिए, इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट जो कराया उसमें भी देखिए लेखक पूछे गए थे, 3 प्रश्न पूछे गए थे लेखक संबंधित, पुस्तक और लेखक संबंधित। अब यहाँ पर 24 नंबर पे प्रश्न पूछा गया है कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? 4 विकल्प दिए गए हैं, रामस्वरूप हैं, नंद हैं, भरत मुनि हैं और सारंगदेव हैं। निम्न में से राइट आंसर हो जाएगा भरत मुनि। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। उम्मीद है आप सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। 25 नंबर पे आ जाएंगे, कौन सा अंतर राज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत है? थोड़ी स्पीड बढ़ा लेंगे। 25 नंबर पे राइट आंसर आपका क्या होगा? भाई देखिए, कह रहा है कि कौन सा अंतर राज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत है। तो यहां पर ध्यान देंगे, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, गृह मंत्रालय, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, गृह मंत्रालय आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 26 नंबर है। आपसे कह रहा है कि थाल घाट मुंबई और खाली जगह को जोड़ता है। थाल घाट जो है ये किसको किसको जोड़ता है? सूरत मुंबई को, पुणे मुंबई को, गोवा को या नासिक को? 26 नंबर पर राइट आंसर हो जाएगा नासिक
को जोड़ता है, ठीक है, मुंबई और नासिक को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबद्ध नहीं है? 4 विकल्प हैं। ईरानी कप, रणजी कप, कलिंग कप, देवधर ट्रॉफी। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे हैं। 27 नंबर पे राइट आंसर क्या होगा? 2 ट्रॉफी दिए गए, 2 कप दिए गए, क्रिकेट विश्व कप से संबद्ध नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा कलिंग कप। कलिंग कप क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है, कलिंग कप फुटबॉल से संबंधित है। राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको परीक्षा में देखने को 101% मिलेगा। पुरुषों में कौन से सेक्स मौजूद होते हैं? सेक्स जीन मौजूद होते हैं पुरुषों में। पुरुषों में XY जीन मौजूद होते हैं, और पुरुषों के शरीर में अगर बात की जाए तो 46 गुणसूत्र मौजूद रहते हैं। ये भी आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 29 नंबर ये रहा। आपसे कह रहा है कि भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? यानी भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? वित्तीय संघ का तरीका, प्राकृतिक संघ की विधि, संघीय रूप से प्रशासित विधि, संघीय रूप से संघीय राज्य। 29 नंबर पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघीय रूप से प्रशासित विधि, ठीक है। भारत, बेल्जियम और स्पेन में संघीय रूप से प्रशासित विधि से संघीय शासन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 30 नंबर आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पाटलिपुत्र को स्थापित किया था? कौन सा शासक पाटलिपुत्र को स्थापित किया था? चलिए, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? अशोक दिया है, दशरथ, चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन। तो राइट आंसर हो जाएगा उदयन। उदयन ने किया था पाटलिपुत्र शहर को स्थापित। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है। भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है, अंतर्गत आती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 267, आर्टिकल 267 के तहत आती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 266 की बात की जाएगी तो 266 में भारत के संचित निधि का प्रावधान है। 63 की बात की जाएगी 263 की, तो 263 के तहत केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किया गया है। और 80 की अगर बात की जाए 280 की, तो इसके तहत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन 32 नंबर है। नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से कौन सा द्वीप है? नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से कौन सा द्वीप है? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी प्यारे भाई बहन सेशन को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें, जिससे और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके, और भी लोग जुड़ पाएँ और आपका कंपटीशन और अच्छे से हो पाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। देखिए यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मैं यहाँ पर प्रैक्टिस में करवा दूँ, जिससे कि आप वही क्वेश्चन करें और एग्ज़ाम में हूबहू वैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले या उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 33 नंबर पर राइट आंसर हो जाएगा राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, खाली जगह है। तो राइट आंसर यहाँ पर आप क्या करेंगे? 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आंसर करिए फटाफट से सभी लोग। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 34 नंबर में क्या रहा? निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा था? अंतिम मौर्य राजा कौन था? चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे 34 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
वृहद्रथ ये अंतिम मौर्य राजा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 35 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है? कौन एक नदी बंदरगाह है? एन्नौर, चेन्नई, कोलकाता, हल्दिया। 35 पे राइट आंसर करिए। कोलकाता बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का, सभी लोग आंसर करेंगे बिल्कुल ईमानदारी के साथ में। तो ईमानदारी के साथ में अगर आप करेंगे तो सीखेंगे भी, क्योंकि गलतियां अगर होंगी तो आप सीखेंगे। वो क्वेश्चन अगर परीक्षा में आएगा तो आप गलत नहीं करके आएंगे। किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है? कम पढ़ करके भी अच्छे नंबर कैसे लाएंगे, जीके में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे और सही अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि ज़रूरी ये है कि सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 36 नंबर पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मधुबनी चित्रकला प्रचलित है किस राज्य में? तो बिहार में। ठीक है ना। तमिलनाडु की अगर बात करें तो यहाँ पर है कोलम। कैसी है? कोलम, यानी कि कोलम, राइट। और महाराष्ट्र की भी एक चित्रकला है जिसका नाम है वारली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 37 नंबर। कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है? 4 विकल्प दिए। आवाज कहते हैं, गुलाबी ग्रहण कहते हैं, प्रारूप कहते हैं, सफेद वक्र कहते हैं। सफेद वक्र। 37 पे राइट आंसर हो जाएगा आवाज। देखिए आवाज क्या है? ये आवृत्तियों का मिश्रण है। तो कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न जो ध्वनि होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आवाज कहते हैं, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सभी प्यारे भाई बहन भाई सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दें, और नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जरूर जाएं, जिससे बेहतर तैयारी कर पाएँ, प्रैक्टिस बेहतर हो पाएगी। और सब्सक्राइब की बटन दबा करके घंटी ज़रूर दबा लें। ऑल पे क्लिक करेंगे तो सभी आपको नोटिफिकेशन क्लासों के मिलते रहेंगे। जितनी भी क्लासें आपको होंगी आपके लिए ज़रूरी होती हैं, जो क्लासें करवा रहा हूँ एंड टाइम पे एग्जाम से पहले, वो आपको मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, चल 38 नंबर पर राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा बनाता है? कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा बनाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? डी, अटलांटिक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है। आपसे कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो आंसर यहाँ पर आप क्या करेंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 31.16%। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 40 नंबर है। कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय या अधिकारिता मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय। निम्न में से कौन है जो कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? तो आंसर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्मिक मंत्रालय। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेत और कंकड़ भरा हुआ क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रेत और कंकड़ भरा हुआ क्षेत्र है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है तराई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आपके स्क्रीन पर है। इसमें है वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है? वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है या दर्शाता है? मतलब वृक्षासन योग मेंढक, पेड़, सिंह, कबूतर। 42 नंबर पे वृक्षासन योग में स्थिति में पेड़ दिखाता है। पेड़, वृक्षासन योग की अगर बात की जाए तो ये पेड़ संबंधित है। आंसर ऑप्शन नंबर बी करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 43 नंबर में है, इसमें है डोलू कुनिथा। क्या है? डोलू कुनिथा खाली जगह में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। 43 पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए डोलू कुनिथा जो है, कुनिथा से ध्यान रखना कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक संगीत है, राइट। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 44 नंबर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था?
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 45 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पे। भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? 4 विकल्प हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, पीसी महालनोबिस, डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। 45 पे आंसर कर लेंगे पीसी महालनोबिस, जो कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 46 नंबर आपके स्क्रीन पर। बहुत कम विक्रेता लेकिन जहां खरीदने के लिए बहुत, समझना, देखो ये क्वेश्चन समझ के करने वाला है। बहुत कम विक्रेता लेकिन खरीदने के लिए बहुत अधिक क्रेता है, उसे कहते हैं अल्पाधिकार बाजार कहते हैं, ग्राहक एकाधिकार बाजार कहते हैं, एकाधिकार या विज्ञापन। तो भाई ये साफ साफ समझ में आ रहा है, इसे अल्पाधिकार बाजार कहेंगे कि खरीदने वाले बहुत हैं, बेचने वाले कम हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आपके स्क्रीन पर। भारत सरकार के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। भारत सरकार किसके माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है? भारतीय खाद्य निगम, कृषि मंत्रालय, राष्ट्रीय कृषि बाजार, सही भाई की दुकान। ये तो ऑप्शन डी नंबर तो ऐसे ही दे दिया है, हालांकि सही आंसर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खरीदती है। अगला क्वेश्चन ये रहा 48 नंबर आपके स्क्रीन पर है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में शुरू की गई थी। 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2005 में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है, हर पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो योजना संबंधित क्वेश्चन इसी प्रकार से प्रैक्टिस में लेते रहें। अच्छा, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर ईसा पूर्व 326 वर्ष में आक्रमण किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 50 नंबर है। किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा नहीं निकाल सकती है? तो सामान्य बिल है, मनी बिल है, विनियोग बिल है, या फिर मनी बिल 2 बार दे दिया गया है। अब सही आंसर आपका क्या है आपको बताना है। हालांकि हम यहाँ पर 3 ऑप्शन कर देते हैं, 3 में से एक सही आंसर आप दीजिए। सभी प्यारे भाई फटाफट से आंसर देंगे। देखिए मेरे से जितनी मेहनत हो पाएगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगा आप लोगों के लिए, और आप लोग भी कोशिश करिए कि एग्ज़ाम से पहले का समय है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समय है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपना एसटी देते रहें, स्पीड टेस्ट प्रैक्टिस करते रहें। और नहीं समय मिल रहा है कहीं पे भी हैं तो आप इस प्रकार के सीबीटी टेस्ट को जरूर ज्वाइन करें। और इस प्रकार से मैं आपके लिए जीके, देखिए आप रीजनिंग कर लेंगे, मैथ्स कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर जब बात आ जाती है जीके की, तो जीके में लगता है जीके जीएस में कितना ऐसा पढ़ लें कि हमें पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो वही मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ, क्या क्या पढ़ लें, कितना पढ़ लें, यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे जितना ज़्यादा उतना आपके लिए अच्छा होगा। 50 नंबर पर राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? विनियोग विधेयक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपसे यहाँ पर कह रहा है कि किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा नहीं निकाल सकती है? तो विनियोग विधेयक बिल के बिना सरकार सामूहिक कोष से पैसा नहीं निकाल सकती है। ठीक है, विनियोग विधेयक के बिना भारत सरकार सामूहिक कोष से पैसा नहीं निकाल सकती है। ठीक है, चलिए